सिमेंटिक मैं ये सेगमेंटेशन में एक्चुअली हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक पूरी एक क्लास होती है ना, हम उसको एक लेबल कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी इमेज में ह्यूमंस है, तो टोटल जो ह्यूमंस है या टोटल ग्रास है, टोटल ग्रास को हम एक लेबल दे देते हैं कि ये ग्रास है। या अगर हमारे पास बंच ऑफ पीपल है तो हम उसको पर्सन एक क्लास दे देते हैं कि ये हमारे पास सेमेंटिक सेगमेंटेशन है। ऑन द अदर साइड जो हमारे पास इंस्टेंस सेगमेंटेशन है, उसमें हम हर इंस्टेंस को अलग अलग लेवल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन मल्टीपल ह्यूमंस है तो हर ह्यूमन को हम इंडिविजुअली उसको लेबल करते हैं। तो ये फर्क है इसमें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंस्टेंस सेगमेंटेशन पे है। इंस्टेंस सेगमेंटेशन जो है वो इंस्टेंसेस को डिटेक्ट करते हैं, कैटेगरी को करते हैं, और लेबल वाइज आप जो है उसको पिक्सेल्स वाइज लेबल करते हैं और हर इंस्टेंस को करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस इमेज में आप देख सकते हैं कि 3 पर्सन है और एक हॉर्स है। तो इसमें आपको एक इमेज नजर आ रहा है जिसमें एक फैमिली है और जो कि एक आई गेस हॉर्स है। तो उनको अलग अलग लेबल किया हुआ है कि पर्सन एंड पर्सन एंड पर्सन एंड देन हॉर्स। तो इसको इंस्टेंसेस वाइज जो है इसको कैटेगराइज किया हुआ है। तो हम इसको कहते हैं इंस्टेंस सेगमेंटेशन। तो इस पे अगर आप देखें, इसमें ये पेपर गिवन है इंस्टेंस अवेयर सिमेंटिक सेगमेंटेशन वाया मल्टीटास्क नेटवर्क कैस्केड्स। 2015 में एक पेपर है, इसमें ये मेथडोलॉजी बताई गई है जिसमें डिटेक्शन और सेगमेंटेशन साइमल्टेनियसली की गई है। कि आप इसको सेगमेंट भी कर दे और देन डिटेक्ट भी कर दे कि फॉर एग्जांपल ये इस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए इसको जो है, तो अगर आप गौर करें जो आपके पास राइट साइड में जो इमेज है, इस हर इमेज को लिखा हुआ है पर्सन हॉर्स और पर्सन। इसका मतलब है कि ये डिटेक्शन है। एंड देन जो एक फुल ह्यूमन बॉडी को उसने अंडर द लाइन जो है वो क्लोज की हुई है या सर्कल की हुई है कि एक इमेज आपको नजर आ रहा है, एक डायग्राम नजर आ रही है। तो ये एक्चुअली सेगमेंटेशन है। पहले क्लासिफिकेशन की है, उसके बाद ये सिमुलटेनियस इस तरह भी कह सकते हैं कि आप इसको पहले आप सेगमेंट कर लें। सेगमेंटेशन ये चीज है, फॉर एग्जांपल ये जो एक आपको बॉडी नजर आ रही है ना, ये इन्होंने सेगमेंट किया हुआ है, ठीक है। एंड देन जब इसके ऊपर पर्सन लिख लिया तो इसका मतलब है कि ये डिटेक्ट कर दिया इन्होंने। तो सेगमेंट प्लस डिटेक्शन इन्होंने साइमल्टेनियसली किया है। और इसके लिए एमएस को माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेट है जो कि इन्होंने इस पे जी साइमल्टेनियस डिटेक्शन इन सेगमेंटेशन की है। इंस्टेंस सेगमेंटेशन फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इमेज है जिसमें ये बेबी नजर आ रहा है, जिसमें एक बेबी जो है वो बेड पे है और उसके साथ ही एक ब्लैंकेट है। तो अब इस इमेज से इस इंस्टेंस को निकालना है कि ये इंस्टेंस जो है वो साइमल्टेनियस डिटेक्शन एंड सेगमेंटेशन है। तो सेगमेंट निकाल के उसको फिर डिटेक्ट करना कि कौन से क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। तो जो आपके पास इमेज है इससे मुख्तलिफ सेगमेंट जो है वो निकालते हैं। एंड देन फॉर एग्जांपल इस सेगमेंट से ये इमेज आपके पास आ जाता है जिससे आप कुछ फीचर एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। फीचर एक्सट्रैक्शन का आपको पता है कि CNN के थ्रू फीचर एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। एंड देन आपके पास एक और इमेज है, ये आपके पास डिफरेंट सेगमेंट्स निकाल लिए और इससे फॉर एग्जांपल 2 किस्म के इमेजेस आपके पास आ जाते हैं। एक में आपके पास मास्क आउट बैकग्राउंड विद मीन इमेज, जो इसका बैकग्राउंड है वो हटा दिया गया है। आई गेस नेट का इशू है, इमेज पूरी तरह लोड नहीं हो रहा। चेक करना पड़ेगा नेट कहाँ से कनेक्ट
तो इसमें आपके पास दो किस्म के इमेजेस आइए। ऊपर वाले इमेजेस अगर आप देखें तो एक नॉर्मल इमेज है जो कि इन सेगमेंट से जो है आया हुआ है। जो नीचे इमेज है वो उसका जो बैकग्राउंड है वो मास्क है। जो बैकग्राउंड की चीजें वो मास्क आउट है, उससे वो बैकग्राउंड निकाल दिया है, ठीक है। और जो जितने भी आपके पास सेगमेंट्स है उनका जो है मीन है। अगर आप इन सेगमेंट्स पे गौर करें तो आपको पहला जो ऊपर वाला है इसमें बेबी नजर आ रहा है, जो जिसमें बेबी को सेगमेंट किया हुआ है। सेकंड इमेज में अगर आप देखें तो कुछ उसके जो कपड़े उसको सेगमेंट किया हुआ है, ठीक है। एंड देन जो थर्ड इमेज है वो उसके हेड को सेगमेंट किया हुआ है, ठीक है। देन जब नेक्स्ट लेयर में आप जाते हैं तो आपने इस इमेज से फीचर एक्सट्रैक्ट करने हैं CNN के थ्रू। देन आपके पास जो मास्क इमेज है जिससे बैकग्राउंड निकाल दिया गया है उसको आप रीजन वाइज CNN अप्लाई करते हैं। एंड देन इन दोनों को आप जब आप पास करते हैं और कंबाइन करते हैं और कनेक्ट करते हैं, देन आपके पास इस इमेज की क्लासिफिकेशन हो जाती है जिसकी वैल्यू +1.8 है, जिस बेस पे आप इस कहते हैं कि ये एक पर्सन है, ह्यूमन है। तो जो इस आउटपुट लेयर से गुजर जाता है प्रोबेबिलिटी बेस पे ये डिसाइड हो गया कि जो है जो इमेज है वो ह्यूमन या पर्सन का है, बेबी का है। तो इसलिए इसको कहते हैं साइमल्टेनियस डिटेक्शन एंड सेगमेंटेशन, ठीक है। तो रीजन रिफाइनमेंट के बाद आपको एक क्लियर इमेज, सेगमेंटेड इमेज मिल जाती है बेबी की। हाइपर कॉलम्स क्या चीज है? हाइपर कॉलम्स ये कि अप सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि आप जो इमेज की जो सैम्पलिंग है या पिक्सेल्स है उसको इंक्रीज करें। और देन अगर आप इस इमेज को देखें तो इसमें आपको मुख्तलिफ कॉलम नजर आ रहे हैं। ये इमेज है जो कि वो सब कॉलम्स को मिल रहा है। इधर आप सैम्पलिंग किए कन्वोल्यूशन के बाद, 3 मुख्तलिफ कन्वोल्यूशन और आप सैम्पलिंग के बाद इस इमेज को सिग्मोइड फंक्शन से पास करके आपने हॉर्स क्लासिफायर कर लिया। तो बेस्ड ऑन 1 2 3 मुख्तलिफ आप सैम्पलिंग के बाद, कन्वर्शन के बाद आप इस उस फंक्शन को एक्टिवेशन फंक्शन से पास करके क्लासिफायर के थ्रू आप इस इमेज को डिटेक्ट करते हैं कि जो आपका इनपुट इमेज है वो किस चीज का है। तो ये हाइपर कॉलम्स फॉर ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन एंड प्राइम गेन लोकलाइजेशन। किसी इमेज की लोकलाइजेशन तो आप अगर देखें तो इस इमेज से बाकी सारी चीजें मास्क आउट है, जस्ट आपको एक हॉर्स नजर आ रही है, ठीक है। तो ये फाइन ग्रेन लोकलाइजेशन है, ठीक है। लोकलाइजेशन का क्या मतलब है? लोकेट करना इमेज को या आपके डिजायर्ड आउटपुट को, ठीक है। तो हाइपर हाइपर कॉलम्स के थ्रू इमेज की लोकलाइजेशन की गई है, ठीक है। ये पेपर जो है वो हाइपर कॉलम्स फॉर ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन इन फाइन ग्रेन लोकलाइजेशन जो कि 2015 में आया है, उसमें ये मेथड बताया गया है। इंस्टेंट सेगमेंटेशन और सिमेंटिक सेगमेंटेशन का क्या फायदा है? पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम ये क्यों करते हैं। ये हम इसलिए करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक इमेज दिया हो और आपने एआई मॉडल के थ्रू उस इमेज की जो है वो कैप्शनिंग करनी है कि इस इमेज में क्या स्टोरी बताई गई है, ठीक है। तो ये इस सिनेरियो में आपका जो सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट है ज्यादा यूजफुल है कि आपको एक इमेज बताया गया है और आप उस इमेज से वो स्टोरी निकालना चाहते हैं कि इस इमेज में आपको क्या बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने शुरू में पढ़ा था कि अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द सी। तो वो जो इमेज का कैप्शन निकाला गया तो वो एक्चुअली उस इमेज में, अगर वो इमेज हम जहन में लाए तो उसमें आपको सेगमेंट करना है बर्ड को, और देन बर्ड को सेगमेंट करके बाद उसको डिटेक्ट करना है कि ये आपके पास बर्ड है जो कि फ्लाई कर रहा है, और उस बेस पे आप उसको उसकी कैप्शनिंग करते हैं कि ये जो बर्ड है वो फ्लाई कर रहा है ओवर द सी। देन हमारे पास एक और मेथड है जिसको कहते हैं इंस्टेंट कैस्केड्स। वो एक पेपर में इसका कॉन्सेप्ट आया है, इंस्टेंट अवेयर सिमेंटिक सेगमेंटेशन या
मल्टीटास्क नेटवर्क कैस्केड। सो एक कैस्केड नेटवर्क के थ्रू आप जो है इमेज से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इस इमेज में उसकी सेगमेंटेशन करते हैं और इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इस इमेज में क्या आपके पास क्लासेस हो सकती है और क्या आपके पास कौन सा क्लास इसमें लाया करता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये इमेज है जो कन्वोल्यूशनल लेयर से पास होके आपको एक फीचर मैप दे देता है। फीचर कन्वोल्यूशन आपको क्या देता है? एक फीचर मैप देता है जो कि आपको फीचर एक्सट्रैक्ट करता है उस इमेज से कि ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है। तो अगर आपने गौर किया हो, पहले जो हमारे पास इमेजेस थी वो एक सिंगल क्लास की थी। फॉर एग्जांपल एक इमेज है जो कि डॉग की है या केट की है या पर्सन की है, लेकिन अगर आप इस इमेज में देखें तो आपको मुख्तलिफ क्लासेस नजर आ रही है। ठीक है, तो जो हमारे पास पिछला डेटा सेट तो बड़ा सिंपल था कि एक इमेज में है जिसमें एक सिंपल इमेज है वो आपने दे दिया और उसने मॉडल ने आपको कह दिया कि ये डॉग की इमेज है। बट इस इमेज में अगर आप देखें तो आपके पास ग्रास भी है, हॉर्स भी है, ह्यूमन भी है, बेबी है, एडल्ट है, फैमिली है, मेल है, फीमेल है। तो आपने ये सारी इंफॉर्मेशन इससे एक्सट्रैक्ट करनी है इस इमेज से। तो इसके लिए आपको क्या लोकलाइजेशन की जरूरत है कि आप सेगमेंट करके हर इमेज को, हर क्लास को, एंड देन उस सेगमेंटेड जो आपका इमेज है उस पेज पे वो आप एक्सट्रैक्ट करके डिसाइड कर सके कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो इसलिए सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट आया है। तो फॉर एग्जांपल आपने इस इमेज को कन्वोल्यूशनल फीचर मैप्स आपने उसका निकाल लिया, देन आपने उसको बॉक्स इंस्टेंसेस निकाल लिए। इसको कहते हैं रीजन ऑफ इंटरेस्ट। आपका जो इमेज में जो रीजन है इंटरेस्ट का, फॉर एग्जांपल अगर आप इस इमेज में देखें, अगर आप इस इमेज में देखें तो आपके पास हस्बैंड है, वाइफ है, आपके पास एक बेबी है, इन हॉर्स है। तो जो आपका बॉक्स है, इंस्टेंसेस का बॉक्स है, वो एक्चुअली आपका रीजन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, आपने ये लोकेट करनी है, ये आपने निकालना है। तो ये फीचर मैप के थ्रू देन आपने कन्वोल्यूशन लेयर यूज करके इस इमेज के जो इंस्टेंसेस या आपके इंटरेस्ट एरिया है उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके आपने अगेन इसको रीजन ऑफ इंटरेस्ट, आपने पूलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। पूलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? उसकी डायमेंशनल रिडक्शन के लिए यूज होता है कि आप एक डायमेंशनल को रिड्यूस करके फीचर निकालते हैं। तो रीजन ऑफ इंटरेस्ट पूलिंग जो है वो आपने, जो आपका इंटरेस्ट का रीजन है वो आपने एक्चुअली एक्सट्रैक्ट करना है पूलिंग के थ्रू। तो इसका इस मेथड कहते हैं रीजन ऑफ इंटरेस्ट पूलिंग। ठीक है, तो इसको आपने इस लेयर से गुजार के फुली कनेक्टेड लेयर के साथ क्या करते हैं, आपने इंस्टेंसेस को मास्क करना है। और इस मास्किंग इंस्टेंसेस, जो मास्क इंस्टेंसेस है, इसको एक और मास्क से गुजार के आपने इसकी कैटेगराइजेशन करनी। तो पूरा एक कैस्केड मेथड है। कैस्केड का मतलब सीक्वेंशियल मेथड है कि आपने पहले जो आपके रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वो आपने निकाल लिए, एंड देन फिर आपने रीजन ऑफ इंटरेस्ट पूलिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया कि जो पूलिंग के थ्रू जो आपके रीजन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आपने एक्सट्रैक्ट किया। देन फिर आपने फुली कनेक्टेड के थ्रू इसको सेगमेंट कर दिया, मास्क कर दिया बाकी रीजन को। देन ये जो मास्क रीजन है, अब आपके पास इसमें क्या है, एक तो मास्क रीजन है, एक आपके पास एक और वैल्यू आई है जो कि अनमास्क है। तो ये मास्क वैल्यू आप जो दूसरे नेटवर्क के साथ मिलता है तो आपके पास एक कैटेगरी, जो आपकी कैटेगरी बन जाती है रीजन ऑफ ईच रीजन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो इस तरह आप कैटेगराइज करते हैं और अपने इंस्टेंसेस को जो आप इंस्टेंसेस आपने निकाल लिए उसको आप कैटेगराइज कर लेते हैं। तो इस सेगमेंटेशन का जो अगर आप इस इमेज को देखें, एप्लीकेशन है इसकी, फैमिली की एक पिक्चर है
तो जो सबसे राइट साइड पे पिक्चर है वो ग्राउंड ट्रुथ है। ग्राउंड ट्रुथ मीन जो आपने सेगमेंट किया है इसको, वो राइट साइड पे है। एंड देन जो इस मॉडल की जो प्रेडिक्शन है जिसपे सेगमेंट करके इसको क्लासिफाई किया है, इस साइमल्टेनियस डिटेक्शन एंड सेगमेंटेशन। तो जो आपका सेकेंड इमेज है उसने आप इसके साथ कंपेयर कर ले जरा। ये अगर आप देखें, ये चेयर है, चेयर को क्लास ने प्रिडिक्ट किया हुआ है, लेकिन जो ग्राउंड ट्रुथ है उसने इसको बिल्कुल ब्लैक आउट किया है, ठीक है। बट प्रिडिक्शन ने इसको भी उस किया है, क्या कहते हैं, डिटेक्ट किया हुआ है। अब अगर आप इस पर्सन को देखें, तो इस पर्सन का जो ये जो इमेज है, जो साथ में बेबी है, उसका हाथ भी इस पर्सन के साथ क्लासिफाई किया है प्रिडिक्शन में, ठीक है। और अगर आप और देखें तो ये इसकी प्रिडिक्शन है जो काफी हद तक करेक्ट नजर आ रही है, बट इसमें अगेन इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। बट इसकी प्रिडिक्शन चेक करें कि इन्होंने इतने ग्रुप पिक्चर में हर पर्सन को सेगमेंट किया है और इसको डिटेक्ट किया है कि ये जो है क्लास है पर्सन की। दिन अगर आप ये देखें तो ये आपके पास प्लांट, जो आपके पास ये इमेज है वो प्लांट की है, तो इसने इस क्लास को भी क्लासिफाई कर दिया कि ये क्लास है। ये जो ग्रीन आपको नजर आ रही है प्लांट, एक्चुअली इसको भी इस प्रिडिक्शन ने क्लासिफाई कर दिया। और ग्राउंड ट्रुथ इसका जो है वो ग्राउंड ट्रुथ के साथ आप कंपेयर कर लें। सिमिलरली अगर इसको देखें, इस इमेज को, तो इसने क्लासिफाई किया शीप, और शीप को क्लासिफाई किया है, सेगमेंट करके इसको क्लासिफाई किया है, और ये ग्राउंड ट्रुथ है। तो अगर आप इस इमेज को देखें, इस शीप को देखें और इस शीप को देखें, सिंगल को, जो ग्राउंड ट्रुथ की शीप है छोटी सी जो नजर आ रही है, और इसकी जो सेगमेंटेड इमेज है उसमें काफी जो है फर्क आपको नजर आ रहा है। बट अगेन उसने वो रीजन सेगमेंट करके उस सारे रीजन को शीप जो है क्लासिफाई किया है। लेकिन अगर आप इस इमेज को देखें, कार्स है, तो कार्स की क्लासिफिकेशन ग्राउंड ट्रुथ चेक करें एंड देन प्रेडिक्शन चेक करें। तो इमेज में ग्राउंड ट्रुथ के साथ फर्क है, बट प्रिडिक्शन उसकी काफी हद तक एक्यूरेट नजर आ रही है कि जो डिटेक्शन की है क्लास की, वो काफी जो है काफी हद तक एक्यूरेट है। तो ये ओवरव्यू है हमारे पास सिमेंटिक सेगमेंटेशन और इंस्टेंस सेगमेंटेशन का। जैसे आपको पता है कि सिमेंटिक सेगमेंटेशन में हम सारे पिक्सेल्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। और देन उसमें हम पूरा एक क्लास जो होती है उसको हम एज अ सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं, या सिंगल उस क्लास के तौर पे लेते हैं। एंड देन इंस्टेंस में हम जो है क्या करते हैं कि इंडिविजुअल इंस्टेंसेस को हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है उसमें। तो इसमें फिर सिमेंटिक में हमने डाउन सैम्पलिंग एंड अप सैम्पलिंग की है। डाउन सैम्पलिंग का मतलब है कि जो आपका इमेज की जो नंबर ऑफ पिक्सेल्स है उसको आपने डिक्रीज करना है, उसकी डायमेंशन को चेंज करना है। और अप सैम्पलिंग का मतलब है कि उस डायमेंशन को आपने, उसका जो पिक्सल साइज है वो इंक्रीज कराना, उसको अप सैम्पलिंग कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा था। और देन जो आपके पास स्ट्राइडेड कन्वोल्यूशन है, फ्रैक्शनल स्ट्राइडेड कन्वोल्यूशन, वो कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था कि कन्वोल्यूशन और डी कन्वोल्यूशन इसको कैसे किया जाता है। देन हमने स्किप कनेक्शन का जिक्र किया था कि जब हम कनेक्शन स्किप करते हैं नेटवर्क से तो उसका डिटेक्शन में क्या आपके पास रिजल्ट आता है। तो हमने देखा था कि हम कुछ कनेक्शन स्किप कर ले तो उसमें हमारे पास काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। इस तरह इंस्टेंट सेगमेंटेशन में हम जो है इंस्टेंसेस को डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप शीप वाली देखें या ह्यूमन पर्सन वाली देखें, देन मास जनरेशन, हम एक मास जनरेट करते हैं जिसमें आप जो है मास काउंट करते हैं बाकी बैकग्राउंड को, और आपको एक सिर्फ क्लास नजर आती है। एंड देन कैस्केड या पाइपलाइन के थ्रू ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना, ये चीजें हमने
इस सिमेंटिक सेगमेंटेशन या इंस्टेंस सेगमेंटेशन में हमने पढ़ा था। जी कोई क्वेश्चन? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताएं हफ्सा। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर हमारे पास, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं, लेट्स से हम कैंसरस सेल्स देख रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं कि कैंसर है, टिश्यू हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि टिश्यू के उस पे शेप के बेसिस पे कैंसर है या नहीं है, तो क्या ये वाली सेगमेंटेशन, कौन सी सेगमेंटेशन हम यूज करेंगे उस लेवल को डिटेक्ट करने के लिए? अच्छा अब आप और जब अगर आप हम कैंसर सेल्स की डीएनए लेवल पे देख सकते हैं। आपकी आवाज कट रही है, क्लियर नहीं है, तो आप ये लास्ट वाली बात दोबारा कहें। सर एक तो यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है तो इंटरनेट का इशू है। तो मैं ये पूछ रही हूँ, हम माइक्रोस्कोपिक लेवल के अलावा हम क्या ये वाली जो टेक्निक है इस लेवल पे जा सकती है कि हम डीएनए लेवल पे भी डिटेक्ट कर सकें? अच्छा एक तो ये है कि इमेज, अगर आपके पास अगर इमेज की आपके हाई रेजोल्यूशन इमेज है जिसका आप माइक्रोस्कोपिक रिजल्ट आपको मिल सकता है, तो वो भी आपको इमेज जो मिलेगा वो माइक्रोस्कोपिक इमेज ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक आपने स्किन की तस्वीर ले ली और उस बेस पे आप उसको माइक्रो लेवल पे जाके सेगमेंट कर ले, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास माइक्रोस्कोपिक इमेज है जिसमें आपके पास क्लियरली नजर आ रहा है कि जो कैंसरस सेल्स हैं वो उसमें उसका शेप डिफरेंट है या उसकी फीचर डिफरेंट है या उसकी जो बाकी इमेज है उससे आपके पास डिफरेंट नजर आ रहा है। ठीक है, तो उस जो आपके पास कैंसरस सेल्स की जो सेगमेंटेशन करके उस पे आप उसको क्लासिफाई करेंगे। जाहिर सी बात है जब आपके पास कैंसरस सेल्स है तो आपके पास उसकी क्लासिफिकेशन भी होगी कि फॉर एग्जांपल ये कैंसर की स्टेजेस, शायद उससे आपको पता चले कि कैंसर के किस स्टेज पे है या कौन सा कैंसर। मुझे तो कैंसर का ज़्यादा डिटेल नहीं पता, बट जाहिर सी बात उसकी कुछ क्लासिफिकेशन होगी उस कैंसरस सेल्स की। तो अगर आपके पास उस डेटा सेट, वो जो कैंसरस सेल है उसका डेटा सेट है, तो उस बेस पे आप उस क्लास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो आपके पास कैंसरस रीजन है ये जो है इस क्लास से बिलोंग करता है। जी हफ्सा। जी सर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा जी डीएनए तीसरा। लेवल पे था, बट जी वो जी डीएनए लेवल के लिए तो हमें सैंपल चाहिए होगा ना, वो हम डीएनए लेवल पे इमेज सेगमेंटेशन तो नहीं कर सकते। अगर आपके पास जो डीएनए में आपके पास मुख्तलिफ होती है, क्या कहते हैं उसको, आप बायो इंफॉर्मेटिक्स से आपको ज्यादा पता होगा, एसटी और इस तरह, उसको क्या कहते हैं जो आपके पास उसको क्या कहते हैं, जो आप डीएनए का अगर स्ट्रक्चर देखें ना तो उसमें आपके पास 4 डिफरेंट टाइप बेसिस होती है, कुछ कहते हैं उस वैल्यू को, एसटी और इस तरह की उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं अफसा? जी सर, मुझे आपकी आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है। बाकी कोई मेरी आवाज कट कट के आ रही है? आपने क्या पूछा? जो डीएनए में आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस होती है, ठीक है, जी सी टी और ए। जी हफ्सा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, अब आ रही है। जेनेटिक सीक्वेंस मैं की ये बात कह कर रहा रहे हैं हूँ हम। कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर बन जाता है जो आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस है, गुआनिन, साइटोसिन, जी थायमीन, जी एडेनिन, तो उस बेस जी पे जी। आप उससे कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में आप लोग अवेलेबल होती है। आप उसको थोड़ा सा सर क्लेरिफाई वो कर तो दे, फिर हमारे मैं शायद आपको पास डीएनए का सीक्वेंस होगा ना, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा जी या उसका जेनेटिक सीक्वेंस होगा।
उसमें जीन का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा जिससे पता चल सकता है कि इस जीन की इस पोर्शन में, इस एरिया में कुछ कुछ चीज चेंज हुई है जिसकी वजह से डिजीज हो रही है। तो हम इसको इस तरह पे एआई के थ्रू या फिर हम ये टेक्निक्स यूज करके किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं? वैसे तो वो बीआई टूल्स यूज करके डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर आपके पास ये सीक्वेंस है वो न्यूमेरिक फॉर्म में आ रही है, आपके पास जो डेटा है वो आई गेस जो आपका डीएनए वो इमेज फॉर्म में आपके पास वो सीक्वेंस डिफिकल्ट लेके मिले, उसके लिए हो सकता है आपको बड़े इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पे जाके वो इमेजेस लेने पड़े। तो जो आपके पास डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस उसके लिए कोई लेबोरेटरी मेथड यूज हो रहा है जिसपे आप वो इंफॉर्मेशन ले रही होंगी कि ये सीक्वेंस इस आवाज नहीं आ रही मुझे। बाकियों को भी मेरी आवाज नहीं आ रही। हफ्सा आपकी जो है आवाज काफी मतलब नेट का इश्यू है तुम्हें? अच्छा सही, बाकियों को सही आ रही है। तो जो आपका डीएनए का सीक्वेंस है डिपेंड करता है कि आपके पास जो डेटा है वो किस फॉर्म में है। अगर आपके पास डीएनए का डेटा इमेज फॉर्म में है तो मे भी आप उससे इमेज से वो सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस जो है वो निकाल सके। अगर वो म्यूटेटेड सीक्वेंस है जिसमें म्यूटेशन हो चुकी है या कोई डिजीज आई है तो वो आप निकाल सकते हैं। बट अगर आपके पास वो डेटा किसी और फॉर्म में आया हुआ है, टेक्सचुअल डेटा है या न्यूमेरिक डेटा आया हुआ है, तो फिर मैं भी आपको ये सेगमेंटेशन वाला मेथड सही ज्यादा अच्छी तरह काम ना करे। जी आपको आवाज आ रही है हफ्सा? जी सर आ रही है। और पॉइंट क्लियर है आपको? जी सर हो गया। अगर आपके पास डीएनए की सीक्वेंस इमेज फॉर्म में आ रही है जिसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से वो इमेज निकाले हुए हैं, तो उस बेस पे तो मेरे ख्याल में वो अगर हाई रिजोल्यूशन है उसकी और क्लियरली मॉडल को पता चल सकता है कि ये एक डिफरेंट लेबल है या क्लास है, तो वो सेगमेंटेशन के थ्रू उस रीजन को निकाल सकता है मेरा ख्याल है। बट देन आपको वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के थ्रू इमेजेस चाहिए होंगी, zoomed in images। जी सर ठीक हो गया। जी किसी और का क्वेश्चन था? इकबाल का क्वेश्चन था शायद। जी डाउन सैम्पलिंग में ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास इमेज जो है वो यूं कह लें फॉर एग्जाम्पल 1000 by 1000 का है, ठीक है? तो 1000 by 1000 इमेज का आपने डाउन सैंपल करके उस 500 by 500 कर दिया, तो आपने इमेज को श्रिंक कर दिया एक्चुअली, ठीक है? डाउन सैंपलिंग करके पूलिंग के थ्रू। डाउन सैंपलिंग और अप सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट आप पहले समझ में देना, आपका जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक। और अप सैंपलिंग का मतलब एक फॉर एग्जांपल आपके पास 500 by 500 इमेजेस है, आपने इस इमेज को 100 by 1000 by 1000 करना है, ठीक है? सॉरी अगर मैंने 100 कह दिया तो उसको बुलेट कह दिया। इसको अगर 1000 का इमेज है उसको आपने 500 करना है तो हाफ करना है, श्रिंक करना है, तो ये डाउन सैंपलिंग है। और इस तरह अगर 500 by 500 इमेज है उसको आपने 1000 by 1000 कर दिया तो इसको कहते हैं अप सैंपलिंग। तो आपने उसकी सैंपलिंग इंक्रीज कर दी, उसके पिक्सल साइज को इंक्रीज कर दिया, ठीक है? तो इसको अप सैंपलिंग कहते हैं। हाँ ये मेथड किस मेथड से होंगे ये तो अब उसके थ्रू भी हो सकता है, पूलिंग के थ्रू, लेकिन पूलिंग के थ्रू तो आपका इमेज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक? तो अप सैंपलिंग जो है उसका अप सैंपलिंग एक्चुअली काइंड ऑफ अप सैंपलिंग का मैं एक इमेज देख रहा था, बड़ा अच्छा मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास है तो आपको वो दिखाता हूँ। सर आपने जो इनवर्स कन्वोल्यूशन का मेथड पढ़ाया था वो अप सैंपलिंग के लिए यूज होता है? जी वो जी बिल्कुल, वो कह रहे अहमद कह रहा है कि जो इनवर्स कन्वोल्यूशन है वो एक्चुअली अप सैंपलिंग के लिए। कन्वोल्यूशन में आप क्या करते हैं कि वो इमेज को कन्वॉल्व करते हैं एक और डायमेंशन में आने के लिए, तो जो इसका रिवर्स कन्वोल्यूशन होगी वो एक्चुअली इस छोटे इमेज को बड़ा करना, तो वो उसको अप सैंपलिंग कहते हैं। ये एक इमेज है अप सैंपलिंग के लिए, मैं आपको जस्ट ये आर्टिकल में देख रहा था तो इसमें बड़ी अच्छी इन्होंने एग्जांपल दी थी। अगर आप इस इमेज को देखें
ये छोटा इमेज है जिसमें रेड ब्लैक येलो एंड वाइट, वाइट रेड एंड देन आपके पास ब्लू रेड ग्रीन। अगर इस इमेज को 3 टाइम इंक्रीज किया है या 3 हाइट और वेट को 3/3 किया है, ठीक है, तो अब वो जो 1 पिक्सल था उसको 3/3 पिक्सल में कन्वर्ट कर दिया, तो आपके पास 3/3 रेड इमेजेस आ गए, पिक्सल्स आ गए या पोर्शन आ गए। इस तरह ब्लैक भी येलो भी, तो आपको एक इमेज जो है अप सैंपल आपने कर दिया इस इमेज, तो इसको कहते हैं अप सैंपलिंग। अब समझ आई आप लोगों को? क्लियर है पॉइंट? बॉटलनेक, बॉटलनेक क्या जी? बॉटलनेक का कॉन्सेप्ट ज्यादा आपको हार्डवेयर में ज्यादा अच्छी तरह मैं आपको दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपका रैम है, अगर आप अपने उसमें जाए कंप्यूटर के टास्क मैनेजर में जाए तो आपको आप रैम और सीपीयू नजर आ रहा होगा, ठीक है। जब आप उसको मॉनिटर करें तो कभी कभी आपका रैम 100% फुल पे चल जाएगा। तो जब आप फॉर एग्जांपल हाई सिमुलेशन आप चला रहे हो तो जब आपका रैम फुल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो बॉटलनेक में आ गया। अब अगर प्रोसेस जो उसमें आ रहा है तो वो उसमें वो उस तरह आ नहीं रहा, ठीक है, तो आपका जो है वो जो रैम है वो बॉटलनेक हो चुका है। तो मैं भी इस दौरान आपके कुछ जो आप नया प्रोसेस आ रहा है वो हो सकता है पूरी तरह इम्प्लीमेंट ना हो, तो बॉटलनेक का ये वो है प्रॉब्लम है, ठीक है। सर आई गेस ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना बॉटलनेक का, ये जो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ाया था, वो वो जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि ऑटो एनकोडर्स का आपने एक आर्किटेक्चर दिखाया था लास्ट लेक्चर में, जो फिजिकल लेक्चर था, उसमें पहले कन्वोल्यूशन हो रही थी और फिर मिडल में एक बॉटलनेक लेयर आ रही थी और उसके बाद दोबारा से डी कन्वोल्यूशन हो रही थी। तो आई गेस ये बॉटलनेक लेयर के बारे में पूछ रहे हैं। तो बॉटलनेक लेयर बेसिकली वही लेयर होती है जो हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास फीचर एक्सट्रैक्शन हो जाती है तो हम डाटा को 1 डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली बॉटलनेक लेयर वही चीज होती है जिस पर 1 डायमेंशनल डाटा स्पेस आ जाती है। बॉटलनेक का कॉन्सेप्ट आप इस इमेज को कह रहे हैं? यस, ये जो मिडल में है 1 by 1 वाला। हाँ इसको, हाँ मतलब आपकी बात सही कि आपने जो इमेज है जो आपकी 7x7 लेयर है इसमें, तो इसको आपने 1D में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको बॉटलनेक का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ सकते हैं कि आपने इसको 1D में कन्वर्ट करके एंड देन 1D को आपने अगेन उसको दूसरे इमेज में जो आपका 7x7 है उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जो आपका 1 डायमेंशनल इमेज है उसको अगेन आपने 2D में कन्वर्ट करना है जो कि आपकी रिक्वायर्ड डायमेंशन है 7x7, ठीक है। लेके आते हैं डाउन सैंपल करके बॉटलनेक लेयर से पास करके इसके बाद फिर डाउन सैंपल, बॉटलनेक लेयर, हाँ डाउन सैंपलिंग ज्यादा अच्छी मिसाल वो ये है कि आप जिप करते हैं तो फाइल इसको ईमेल करते हैं दोबारा अनजिप करते हैं, ईमेल पर कुछ है वो बेसिकली हमारा बॉटलनेक इसको आप जो है अगर आप इसको एक जो आपका डीकन्वोल्यूशन नेटवर्क है ना, अगर आप इसको हटा दें तो एक्चुअली बॉटलनेक लेयर आपको क्या दे रही है, वो आपको क्लासिफिकेशन दे रही है ना, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन करने के अब अगर डीकन्वोल्यूशन नेटवर्क को आप हटा दें तो इसका मतलब है कि इस नेटवर्क ने आपको रिजल्ट देना था, अगर करेक्ट हो तो अब आपने इस जो डॉग और रिजल्ट है इस रिजल्ट से वापस आपने इमेज लाना है, ठीक है। तो इसको बॉटलनेक का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि जो आपने रिजल्ट ले लिया, आप फॉर एग्जांपल क्लासिफाई कर लिया आपने, देन आपने उस रिवर्स ऑर्डर में जाना है, उस जो आपने डॉग क्लासिफाई किया था उस डॉग से आपने रिकंस्ट्रक्ट करके वो इमेज लाना है जो आपकी जो सेगमेंटेड इमेज है जो कि आपके राइट साइड में नजर आ रहा है, ठीक है जी।